देखो, दिख रहा है क्वेश्चन, देखो ये टेक्स्ट बुक का ही है और ये देख लो, ये 3 अगस्त 2025 को हुआ था। मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ, लास्ट जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसी का है। सबसे पहले यहाँ पे है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों का कितने सीट आरक्षित रहता है। तो तुम लोग को बताया था कि लोकसभा में क्या होता है, अनुसूचित जाति मतलब SC ST का आरक्षण सीट होता है जो 330 के तहत होता है, बताया था ना। तो इसमें टोटल अनुसूचित जाति का तुमको 84 गो सीट यहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है। चाहिए को तुम लोग तो इस पे क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा जानकारी यहाँ पे है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, आप लोग को पता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहती है, ठीक है। 2008 के परिसीमन आयोग द्वारा आदेश के अनुसार 412 सीटें सामान्य लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। सामान्य लोग मतलब जानते हो ना, जो सामान्य लोग रहेंगे तो 412 को सामान्य लोग के लिए रहेगा। फिर 84 सीटें अनुसूचित के लिए रहेगा, 84 सीटें। और फिर 47 सीटें जो रहेगा अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा। सबको जोड़ोगे तो 4 2 6 7 कितना होता है, 13। 8 1 9 4, 13 1 14 और 4 1 5, टोटल 543 अभी सीट है। जिसमें से 412 सामान्य सीटें हैं, 84 को सीटें किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो 330 आर्टिकल, धारा 330 के तहत ये आरक्षण किया गया है, ठीक है। याद रखा। 15वीं लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 79 से 84 कर दिया गया था। 15वीं लोकसभा कब हुआ था, तो 15वीं लोकसभा जो हुआ था 2009 में हुआ था, ठीक है। जिसमें मनमोहन सिंह तुम्हारे हमारे क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उस समय पहले, उसके पहले था 79 को था, अब कितना कर दिया गया अनुसूचित जनजाति के लिए, 84 को कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। तो ये ठीक है, आप देख लो इसमें अधिकतम लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती है, 512 को। 543 लोकसभा सीटों में 131 सीटें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए है। मतलब टोटल देख सकते हो, 84 को और 47 को जोड़ोगे तो 131 को होता है। मतलब SC और ST के लिए कितना हो गया, SC और ST के लिए टोटल 131 हो गया। टोटल देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 24% लगभग होगा। मतलब टोटल का कितना परसेंट ये SC ST के लिए आरक्षित है, तो 24%, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन है RT-PCR। RT-PCR का यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। तो RT-PCR का फुल फॉर्म पूछा है तो सिर्फ आप लोग को पता है ना, जब कोरोना के टाइम में जब किसी को चेक करना रहता था कि किसी को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस टाइम हम लोग RT-PCR ही करते थे। तो RT-PCR ही करते थे। RT-PCR जो है ना, ये जो है हम लोग का, इसका फुल फॉर्म जो होता है RT-PCR का होता है, आप लोग को कोरोना के टाइम में कोरोना किसी को हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए RT-PCR से चेक होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, साइन 30 बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। साइन 30 बराबर 3/4 दिया है। तो कॉस का आपको क्या पूछा है, मान पूछा है कि कॉस का मान क्या होगा, ठीक। तो कॉस का मान क्या होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस का मान हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। कैसे निकलेगा ये समझ लो यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकलेगा यहाँ पे समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है, हाँ हाँ, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है हम लोग को P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, P/H होता है। जो साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है, ठीक है। 3/4 दिया है। हमको पूछा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। तो हमारे पास P का मान दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है, आपको B का मान निकालना है। तो हमारे पास आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस से एक फॉर्मूला होता है जो होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है वो। तो ये हम लोग का जो कोण जो बोला जाता है H² को बोला जाता है, लंब जो होता है P² होता है, और B जो होता है आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे H बराबर कितना दिया है, 4, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर। और उसके बाद P का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे B का स्क्वायर नहीं दिया, यही तो हमको निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और ये 3 का स्क्वायर 9 आके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये B² हो गया।
ठीक है। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। 7 बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यानी बी का मान कितना होगा, √7 हो गया। और cos थीटा बराबर हमको पूछा है तो b/h होता है, b का मान निकल गया हमको √7 और h का मान पहले से हमारे पास है 4, तो √7 बाई कितना हो जाएगा, 4। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया तुम लोग को, प्रदीप समझ में आया है? जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी अगला सर। अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे बोला है निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। हिंदी है तो प्रकाश शब्द का पर्यायवाची जो होता है, प्रकाश शब्द का पर्यायवाची होता है आलोक। नहीं होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अलौकिक है, मतलब भव्य है, चमक रहा है, तो प्रकाश शब्द का ये होता है जो आलोक होता है। देख सकते हो ना, प्रकाश शब्द का क्या होता है, आलोक होता है। तो ये सब हिंदी है, आप लोग को रट्टा मारने के लिए है, देख लेना आप लोग। अब देखो ये इंग्लिश भी है इसमें, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब क्या होगा, ये देखो थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाता है। देखो वेस्ट का मतलब जानते हो ना, नहीं कहता है लोग कि कोई सामान का है वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, सामान वेस्ट का कर रहा है मतलब बर्बाद करना, खराब करना। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या हो गया, खराब करना ना। देखो आराम से निकालोगे तो निकल जाएगा, खराब करना। मेक्स मतलब होता है, मेक मतलब नहीं बोलता हूँ, मेक मतलब क्या होता है, बनाना, मतलब कोई चीज को बनाना, मतलब बनाना, मतलब खराब करना, यहाँ पे बात चल रही है। तो हेस्ट, और हेस्ट मतलब होता है जल्दी। जल्दी कोई भी काम को क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, तो नहीं बोलता है जल्दी काम शैतान के, सुनो ना, तो वही मुहावरा है यहाँ पे, जल्दी काम शैतान के। तो जल्दीबाजी में जो काम होता है ना वो खराब होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा टू द टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक, मतलब जल्दीबाजी में किया हुआ काम क्या होता है, ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, टू द थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक, मतलब जल्दीबाजी में किया हुआ क्या होता है, काम खराब होता है। हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी। मेक मतलब क्या होता है, करना या बनाना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, ठीक है, खराब करना नहीं बोलते, ये वेस्ट सामान बटे वही तरह है। तो जल्दीबाजी में किया हुआ काम क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, तो उसका मतलब यही है। अब ये देखो, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है। तो आदिवासी नृत्य वगैरह आप लोग स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, एक बार आप लोग सारी चीजें लेके आप लोग रट्टा मार लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाले कोई चार्ज रहता नहीं है, लेके रट्टा मारना ही पड़ेगा। आज करोगे या कल करोगे, बिना रट्टा मारे हुए काम नहीं चलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कालबेलिया किंग्स किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है, तो ये राजस्थान की है। ठीक है ना, कालबेलिया देख सकते हो यहाँ पे, कालबेलिया नृत्य शैली इसी नाम की एक राजधानी राजस्थानी जनजाति है, राजस्थान में जनजाति है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य 210 में यूनेस्को की मानवता संस्कृति विरासत की एक सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखो, ये पूरा यहाँ पे कौन कौन से राज्य की क्या क्या नृत्य है वो दिया हुआ है। जैसे हमको बिहार का चाहिए तो देखो, जात जतनी बिहार का है, बखू बखैन, पावरिया, पावरिया लोग नहीं होता है डांस वगैरह करता है, समा चकवा चकवा, और ये विदेशी है, ये सब बिहार का है। तो आप लोग चाहिए तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना और रट्टा मार लेना, क्योंकि इसको बिना रट्टा मारे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका रिकॉर्ड भी आप लोग को दे दूं, रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, ये तो सबको पता है, फीमर। फीमर जो होता है ना, जांग की हड्डी को कहा जाता है, जांग में। तो जांग में जो रहता है ना, कमर के नीचे से लेकर घुटने के बीच में जो हड्डी रहता है उसको हम लोग फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान में होती है, उसको स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो यहाँ पे, सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देख लेना। सबसे छोटी देख सकते हो यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपिज कहा जाता है। देख सकते हो ये फीमर हो गया, ये फीमर दिख रहा है ना, तो ये फीमर हो गया। तो इसी को हम लोग मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। ठीक है, आगे देखो, यदि नीरज विद्या मोहन के बीच इतना इतना रुपया का, मतलब 546 का 1/6 अनुपात 2 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो मोहन को कितने सेब मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहा है। ठीक है, तो कितने सेब मिलेंगे, देखो यहाँ पे कुल सेब कितना है, मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही एग्जाम में मैं करना भी है, आप लोग को ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। कुल यहाँ पे कितना है, कुल कुल आपको कितना दिया हुआ है, कुल दिया है 546 को। ठीक है, और सेब का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 1/6, 6, और दूसरा है 1/2,
दूसरा है यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो ये आप लोग को दिया हुआ है। तो आपको बताया था कि जब भी ये अनुपात में अनुपात रहता है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। तो ये 6 एकम 6 होगा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार में तो 1 हो जाएगा। फिर अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में तो ऊपर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 से करोगे तो 2 बार में तो ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका टोटल कितना जो 546, अनुपात कितना हो गया, 1:3:2 हो गया। तो 1:3 4 4 2 6, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 546। 6x बराबर कितना 546, 6 से गुना काट दीजिए इसको, 6×9 = 54, 6 एकम 6, एक्स बराबर कितना आ गया 91 आ गया। एक्स बराबर 91 किसका पूछा है, तो मोहन को कितने सेब मिले, मोहन को कितने सेब मिले। तो मोहन वाला लास्ट वाला है, तो लास्ट में क्या आया है 2 आया है। तो यानी 91 को क्या करेंगे 91 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की कृत कौन सी है, स्वरधुली, खंजर नयन, गीतिका, अतीत के चलचित्र। तो कौन सा होगा इसमें, तो ये होगा आपको अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा एक बहुत ही मतलब फेमस लिटरेचर है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसको याद करने वाली चीज है, तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे, ए थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए फिट दैट टू बी, देखो ये थिंग दैट टू बी फिट टू बी ईटन, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य है, मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, उसी के बारे में पूछते हैं। उसका एक शब्द होता है, तो ईडेबल होता है। ईडेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सामान जो खाया जा सकता है, तो खाया जा सकता है, तो उसी का इंग्लिश दिया था यहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ए थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटन। तो इसको सीधा ए थिंग मतलब ऐसा सामान जो खाने के लिए फिट है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इडिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इडिबल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मानित किया था उर्वशी के लिए, के लिए उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उनकी उल्लेखनीय रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सब चीजें आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो भारत में सबसे उच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, तो याद रखना। साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेसन का, चावल का, ज्वार का, बाजरा का। तो इसमें बेसन का यूज किया जाता है साबुन को बनाने के लिए, ठीक है। साबुन को बनाने के लिए बेसन का यूज किया जाता है, देख सकते हो यहाँ पे, ये साबुन का फॉर्मूला है, सूत्र है, तो याद कर लेना, कभी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, पक्का करो। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द्विघात समीकरण 7x² - 10x + 3 = 0 है। अब इसका द्विघात समीकरण आप लोग को तोड़ना है, ठीक है। तो यही ना है आपके पास, क्या है यहाँ पे कि 7x² - 10x + 3 = कितना हो गया 0। आपको पता है कि पहला से सबसे लास्ट वालों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 7 3 जा 21, 21 को 2 भाग में बांटेंगे और हमको 10 लाना है। तो 7 3 का 21 होगा और 7 और 3 10 भी हो जाएगा। तो दोनों आपको माइनस में रहेगा, तो दोनों आ जाएगा प्लस में। तो ये होगा 7, ये हो गया 3, और स्टार्टिंग वाला जो रहता है उसी से भाग कर देते हैं। तो 7/7 और 7/3, 3/7, ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3/7। तो यही हो जाएगा, इसका कितना आंसर हो जाएगा 1 और 3/7 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अगला देखो, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदी जोड़ स, जगत जोड़ ईस, जग जोड़ दिस, तो ये होगा जगत जोड़ ईस होगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद वगैरह पढ़ लिया करो, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। अगला बोला है कि सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड रॉन्ग वर्ड, मतलब इसमें से कौन सा गलत तरीके से मिसस्पेल्ड किया है, गलत तरीके से जिसका स्पेलिंग कहाँ पे मिस्टेक है। तो ये सुसिएंट है, लस्ट्रस है, डायलेमा है, इनिमेटिक है। तो सुसिएंट जो है ना गलत है, यहाँ पे सुसिएंट नहीं होता है। यहाँ पे सुसिएंट का देख लो, यहाँ पे सुसिएंट का स्पेलिंग ये होता है SUCCINCT होता है, और ठीक है। तो यहाँ पे सेट टू क्लियर एंड शॉर्ट, मतलब सुसिएंट का मतलब होता है कोई चीज को
घुमा फिरा के नहीं बोलना है, घुमा फिरा के प्रदर्शित नहीं करना, डायरेक्ट बोल देना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा चीज बोले कि सामने वाले को समझ में नहीं है, एकदम क्लियर कट बोलना, ज्यादा फालतू वर्ड नहीं बोलना, उसको बोलता है सुशिएंट बोला जाता है। लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला, जो बहुत ज्यादा चमकता है ना, शाइनी, जो बहुत ज्यादा शाइनिंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस बोला जाता है। डायलेमा, डायलेमा का मतलब ये होता है, डायलेमा का मतलब होता है कि कोई चीज क्या रहना, कंफ्यूज रहना, कोई इंसान कंफ्यूज रहे डायलेमा में है कि आगे इसका क्या होगा, क्या करे, अभी मतलब खाना बनाए कि नहाने जाए कि कपड़ा धोए, मतलब डायलेमा, आगे के बारे में क्लियर नहीं रहना, मतलब कंफ्यूज रहना, तो डायलेमा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये हो क्या है, इनिग्मेटिक, इनिग्मेटिक मतलब होता है मिस्टीरियस एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। मतलब ऐसा शब्द बोलना, ऐसा चीजें बोलना कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए, तो इसका मतलब है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक मतलब ऐसा चीजें बोलना कि सामने वाले एकदम कंफ्यूज हो जाए, वो सारी चीजों को समझ नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं इनिग्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, अगला चीज देखते हैं यहाँ पे, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम जो थी, हुमायूं की क्या थी, बहन थी, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की क्या थी, बहन थी, और इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। तो याद रखिएगा, ये आप लोग को काम की चीज है ये सब। खुरपका मुंह पका रोग किसमें होता है, खुरपका मुंह पका रोग किसमें होता है, खुरपा। खुरपका मतलब खुर में बीमारी केकरा हुई, तो मवेशी भेड़ में होगा, मवेशी सुअर में होगा, मवेशी में होगा, उपयुक्त सभी में होगा। तो बहुत सारे बच्चे ना जल्दीबाजी में ऊपरे वाला मार के चल जाएंगे, ये सभी होगा, सब में खुर होता है, मवेशी में भी होता है, सुअर में भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सब में होगा। ठीक है ना, तो खुरपका मुंह पका रोग किसमें होता है, तो ये मई मवेशी में होता है, जो भी जानवर है उसमें होता है। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं करना है, कभी भी एग्जाम देने जाओ ना तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और सारे ऑप्शन को पढ़ो। इतना तो टाइम एग्जामर तो देता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और पूरा ऑप्शन पढ़ो तब लगाओ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दे देता। ठीक है, तो ये सब चीजों को बातों को थोड़ा ध्यान में रखो, बच्चे बहुत बार जल्दीबाजी में आते हुए भी गलती चीजें मार के चल जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोला है, डेविस के पास 10,000 मूल का एक प्लॉट है, वह इसे रॉडनी को 10% लाभ पर बेचा। रॉडनी इस प्लॉट को डेविड को 10% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में रॉडनी को की प्राप्ति होती है, मतलब कितना का हानि होगी कितना का लाभ होगा नहीं बताया। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डेविस, पहले है डेविस, देखो यहाँ पे डेविस है, 10 रुपया का प्लॉट, एक प्लॉट खरीदा उसने, इतने 10,000 में खरीदा। ठीक है, 10,000 में खरीदा। अब ये 10% प्रॉफिट कमाकर, 10% प्रॉफिट कमाकर क्या कर दिया, रॉडनी को ला पर बेच दिया। तो रॉडनी को ये बेचेगा 10%, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। 1,000 कमा के और ये रॉडनी को बेच दिया, रॉडनी कितना में खरीदेगा, 11,000 में खरीदेगा। ठीक है, अब ये रॉडनी जो है ना, रॉडनी प्लॉट को क्या करता है, डेविड को 10% हानि पर बेच देता है, फिर से वापस क्या करता है ये, डेविड को 10% हानि पर बेच देता है। तो यहाँ पे इसको 10% हानि होगा इसका। ठीक है, 10%, तो 10% कितना होगा, 1,100 रुपया होगा। ठीक है ना, तो यही पूछ रहा है कि रॉडनी को क्या होगा, तो रॉडनी को 1,100 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, 1,100 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। समझ में आ रहा है ना, 1,100 रुपया का हानि हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है शुभम, प्रदीप समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो बस खाली कुछ नहीं करना था, रॉडनी को कितना हानि होता है यही चीजें क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हम ऑलरेडी एग्जाम में क्लास में कराते हो वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखो, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। ठीक है ना, द्विगु समास है त्रिवेणी, ऐसा चीज है जो उसका मतलब बहुत सारा हो। त्रिवेणी मतलब कोई संख्या का आ जाए, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, मतलब नंबर आ गया, जिसमें नंबर आ जाता है ना उसको द्विगु समास कहा जाता है। जिस समास में पूर्वत पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या को दर्शाता है, उसको द्विगु समास कहा जाता है। समास वगैरह पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बोला है, ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है कि देखो ये इंग्लिश है बबुआ, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश है तो थोड़ा सा। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, टीबी की बीमारी जो होता है ना, तो बोल रहा है ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, सरकार के नजर में
प्रायोरिटी पर रहता है। किस चीज का प्रायोरिटी पर रहता है? उसको हटाने की कि उसको लाने की? बताओ। हटाने की। तो एक्सक्लूजन का मतलब होता है कोई भी चीज को हटा देना, निकाल देना। नहीं बोलता है कि इसमें 5 लोग है ना, 5 लोगों में से एक को एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूजन कर दो। तो हटाने की इनके पास प्राथमिकता है। लेकिन इरिडिकेशन का मतलब होता है ना, एकदम कंप्लीटली तैयार होना कि कैसे भी इसको क्या करना है, हटा देना है। मतलब एक्सक्लूजन का मतलब होता है हटाना ही होता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया। तो सरकार यहाँ पे बेस्ट टॉप प्रायोरिटी, टॉप कोई भी चीजें बोलोगे ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है, तो मतलब पूरा ज्यादा ही उस पर क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो मतलब ज्यादा इरिडक्शन, मतलब इरिडक्शन यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा ही ध्यान देना। देखो यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज इरिडक्शन। ठीक है, इरिडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइट टू समथिंग कंप्लीटली और डिस्ट्रॉइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, या किसी को एकदम कंप्लीटली हटा देना, ये होता है रिडक्शन। एक्सक्लूजन मतलब होता है द एक्ट ऑफ नॉट अलाउंग समवन। एक्सक्लूजन मतलब होता है किसी को जाने नहीं देना, किसी को अंदर। जैसे मतलब बोलो ना 10 लोग को आना है, तो 10 लोग में से किसी से आपका दुश्मनी है, तो बोलोगे कि उसका एक्सक्लूड करो, उसका एक्सक्लूडन करो, उसको बाहर निकाल दो, वो हमें नहीं चाहिए। डिसमिसल तो जानबे करते हो कि किसी को डिसमिस कर देना। क्लास में है, क्लास में पढ़ने आ रहा है, लेट आया, टीचर ने डिसमिस कर दिया। जॉब करने जा रहे हो, जॉब पे लेट हो गया, बॉस ने आपको डिसमिस कर दिया, ये होता है। अबॉलिशन मतलब भी होता है क्या करना, खत्म कर देना, अबॉलिश कर देना, खत्म कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इरिडिकेशन जो होगा सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन हुआ था 1983 में, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे उस टाइम हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश। अब देखो कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहा है, यहाँ पे भारत का ग्रामीण बैंक का पूछ दिया जाएगा तो बच्चे को कितना भी नहीं करेगा। यहाँ पे बांग्लादेश को उठा कर पूछ दिया, क्या ये मतलब ये लोग का भी है, पता नहीं चलता है। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन 1983 में मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया था। हाँ, मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया था। इसलिए ये पूछा गया है ना कि पिछली बार जो सरकार थी मोहम्मद यूनुस, जो शेख हसीना को हटाकर तख्ता पलट हुआ था, तो मोहम्मद यूनुस ही वहां के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। और उन्होंने ही क्या किया था 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का क्या किया था, गठन किया था। और अभी तो 12 फरवरी को क्या हो गया, हम लोग का इलेक्शन हो गया, जिसमें क्या हो गया, जिसमें बीएनपी की सरकार बन गई और तारिक रहमान जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। और देख लेना यहाँ पे 2006 में ग्रामीण बैंक को शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, धारावाही परिनेलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल असमान चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हो। तो ये प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी धारा प्रणालिका है जिसमें से धारा बह रही है, तो एक समान प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सब जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा, सब जगह होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। धारावाही परिनालिका इसके अंदर एक प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बाकी चीजें यहाँ पे है, देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इतना सारा चीज हम बताने लगेंगे तो एक पेपर में 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे संख्या 1296 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आप लोगों को। 1200 कितना है यहाँ पे, 1296 है। ठीक है, 1296 है। तो वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट का 2 अंक अलग करते हैं, तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा। और ये 12 किसके स्क्वायर से ज्यादा है, 3 के स्क्वायर से ज्यादा है। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, इनके बीच का एक संख्या होता है 35। 35 का निकाल लो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 चौका कितना होगा 12। अब 35 का स्क्वायर जब 1225 है, 25 है, तो इसी से ये ज्यादा है, तो ये 36 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 36 का होगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो ये 36 का होगा। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स है, तो ये अच्छा यहाँ पे लग जाएगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे लिखने की आदत है, मतलब क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। लिखना, देखो यहाँ पे कुछ चीजें को आप समझोगे ना, ऐसे ही बन जाता है क्लास में। धीरे लिखना क्या होता है, क्रिया होता है, क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। और धीरे धीरे लिखना मतलब इसका विशेषता हो गया, वो दिखता है धीरे धीरे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इंग्लिश के क्वेश्चन में आप लोग ढूंढना है कि गलत किधर है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, वी आर लिविंग
हियर सिंस द समर ऑफ द लास्ट ईयर। अब देखो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आर ईजा नहीं होता है, हैव लगता है, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। तो यहाँ पे होगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो आर के जगह पर हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं ना, टेंस का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, आप लोग बढ़िया से समझ लेना। यहाँ पे हैव बीन लग जाएगा, देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। है बीबी, तो कहाँ पे गलती है, तो ये पहले वाला में गलती है, तो ऑप्शन ए में गलती होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो याद रखना है ये सब। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोन नदी जो आपको पता है कि दक्षिण में दक्षिण से गंगा के दक्षिणी मतलब क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें रट्टा मारने वाली, इसमें क्या बताना है आपको, ये सब ध्यान रखो। पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है, तो पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है, तो ओज गुण के द्वारा होता है, ठीक है। तो ओज गुण का मतलब होता है तेज प्रताप दीप्त, मतलब नहीं होता है कि बहुत तेज चीज आ गया, अच्छा चीज है और ये प्रताप है, तो इसी को देख के क्या होता है, पाठक के मन में उत्साह जाग जाता है कोई भी तेज चीजों को देख के, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भरना है, ठीक है। द ओल्ड मैन फॉल स्टडे एज ही क्रॉस द रोड। अब देखो यहाँ पे स्टडे की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में जा रहा है, तो फॉल के यहाँ पे नहीं होगा, फॉल हो गया प्रेजेंट हो गया, वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 वर्ब 3 जानते हो, तो फॉल फेल फेल होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, फेल होगा। तो ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को बताता हूं मैं, ये फॉल्स होगा नहीं, ये फेल हो सकता है, ये फेल हो सकता है। फिर उसके बाद स्टडे एज ही क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग द रोड, तो ये भी नहीं होगा, ये इज नहीं होगा यहाँ पे, कहा पिछले स्टडे के बात होते तो वाज रहता तो चलता, तो फेल वाज क्रॉसिंग, द ओल्ड मैन फॉल्स वाज क्रॉसिंग होगा, ठीक है। तो वाज क्रॉसिंग हो जाएगा यहाँ पे आंसर में आप लोग का, फेल्स वाज क्रॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये टेंस का ही सब चीज है, पढ़ोगे एक बार तो समझ में चीजें आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला पदाधिकारी होता है, मतलब जो भारत में जो आपको 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्के जो आता है, वो कौन छापता है, कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय वाणिज्य बैंक, भारत सरकार, निगमित संस्था है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ना, भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ रुपया छापता है, लेकिन पैसा जो भी होता है ना सिक्का, वो भारत सरकार छापता है, भारत सरकार जारी करता है। और रुपया में भी 1 रुपया है ना, जो 1 रुपया है, 1 रुपये का जो नोट आता है ना, वो फाइनेंस सेक्रेटरी छापते हैं, कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या होता है, उस पर सिग्नेचर होता है। बाकी जितने भी रुपया होता है ना, 10 रुपया, 5 रुपया, 500, उस पे जो रहता है गवर्नर का साइन रहता है, किसका साइन रहता है, गवर्नर का। लेकिन 1 रुपया का नोट पे जो साइन रहता है ना, वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। एक दो चीजें बातें ये ध्यान रख लो कि रुपया जो छापता है वो आरबीआई जारी करता है, लेकिन सिक्का जो जारी करता है वो भारत सरकार जारी करता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोला जाता है जितने भी नोट होते हैं उस पे साइन रहता है गवर्नर का, लेकिन जो 1 रुपये का नोट रहता है ना, उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। ये कुछ चीजें बातें आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे देख लो, सिक्के 4 टकसालों में ढाले जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ ढलाया जाता है सिक्का, देख लो यहाँ पे, अलीमपुर दक्षिणी कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद, ठीक है ना, चेरापल्ली हैदराबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश। हैदराबाद में दो है यहाँ पे, सैफाबाद और चेरापल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश और एक कोलकाता में है। तो 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं, याद रखना ये लोग। फिर उसके बाद जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है, धातु ऑक्साइड, धातु क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु नाइट्राइड। तो धातु ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा तो धातु ऑक्साइड, और पानी के साथ करेगा तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, H2, हाइड्रा का मतलब भी पानी होता है, तो पानी के साथ करेगा तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड, और ऑक्सीजन के करेगा तो धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें काम की चीजें। लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है, लड़की, हाँ लड़की। अब देखो 2 गो वचन होता है, कोई गो वचन होता है, वो 2 गो वचन होता है। एक होता है कोई गो, एक होता है एक वचन, एक होता है एक वचन,
और एक होता है बहुवचन, यही ना होता है वो बहुवचन। तो यहाँ पे बोलता है लड़की शब्द का अन्य वचन, मतलब ये तो एक वचन है, तो दूसरा वचन क्या होगा, तो लड़कियां हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लड़कियां देख लेना सही कौन सा है, ये लड़कियां सही है कि ये लड़का, ये लड़कियां सही है, कौन लड़कियां सही है, तो ये वाला लड़कियां सही है, ये भी मत मार लेना, सी वाला होगा, ठीक है। जल्दीबाजी में ये सब बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो सी वाला होगा यहाँ पे लड़कियां, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब देखो इसको ना कन्वर्ट करना है किसी में, इसको पैसिव वॉइस में, तो वॉइस पढ़े रहोगे तो पता चलेगा। इसमें क्या बोला है, राइटर अक्रॉस द ग्लोब यू द इनोवेटिव सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म इन वर्क, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, द इनोवेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर चेकिंग। तो ये पैसिव का है, तो थोड़ा सा रूल्स याद रहेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बोला स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिए थे, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो ये है शिकागो, 1893 में शिकागो में ये धर्म सम्मेलन में ये भाग लिए थे, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठोस में रहेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना, या सब पढ़ेबे करेंगे। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, आंखों का पानी ढलना मतलब क्या आना, प्रसन्न होना, आंखों की नस खराब होना, निर्जल होना, बहुत रोना, क्या होगा प्रदीप, आंखों का पानी ढलना है प्रदीप, अरे बोका है रे, नहीं बोलते हैं, अगर आंखें का निर्लज आदमी का आंखें का पानी खत्म हो गई बा, डर गई बा, तो निर्लज होना, शर्म नहीं होना, नहीं बोलते हैं एक आंख में तुमको पानी नहीं फेंकना, नहीं बोलते हैं लोग, साफ निर्लज हो गई बेटे, तुकरे कहते हैं निर्लज होना, समझ में आया। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी, आदिल शाह, मोहम्मद गोदार, कुली कुतुब, और क्या बोला, कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था किसका, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत का, ठीक है। छाया बनने का मुख्य कारण क्या है, कोई भी चीज का छाया क्यों बनता है, प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है, नहीं, अपारदर्शित वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में अवरुद्ध करती है, हाँ, प्रकाश के मार्ग में क्या करेगी, अवरुद्ध पैदा करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, छाया बन जाएगा। ये सब चीजें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है, तो ये आर्टिकल 34 है, ठीक है। आर्टिकल 34 है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे आर्टिकल 34 मैंने फंडामेंटल राइट ही पढ़ाया रहता था, आप लोगों को बताया रहता, ठीक है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, उपकला, उपास्थि, पेशीय, उत्तक। तो यहाँ हो जाएगा पेशीय, नहीं होता है पेशीय बनाना मतलब चलना फिरना, तो गति हमारे शरीर में कौन से उत्तक के चलते होता है, तो पेशीय उत्तक के चलते होता है, ठीक है। याद रखना ये सब चीजें, बात बढ़िया चीज है। फिर उसके बाद देखो, फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है, शशि थरूर, अरुण शौरी, विक्रम सेठ, चेतन भगत, कौन होगा यहाँ पे, तो ये होगा अरुण शौरी होगा, क्या होगा, अरुण शौरी होगा, ठीक है। तो बुक का नाम है, ये तो रट्टा मारने वाली चीज है। रक्त का थाका बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थाका बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल है, थाका नहीं बनता है, जैसे थाका नहीं बनेगा तो इंसान का कभी अगर मान लो कट जाता है तो ब्लड रुकबे नहीं करेगा, कंटिन्यूस बहेगा, देखते हो ना, थक्का बनने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ब्लड थक्का बन जाता है, हो जाता है, तो ब्लड बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर थक्का किसी के शरीर में नहीं बन रहा है ब्लड का, तो समझ लो कि इंसान वो जीवित रहेगा ही नहीं, कभी भी अगर कट जाएगा तो रुकेगा ही नहीं, तो थक्का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये किसके चलते, कौन से प्रोटीन के चलते होता है, तो फेब्रोनीजन के चलते होता है, कौन से नीजन, फेब्रोनीजन के चलते होता है, थक्का बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। फिर उसके बाद देखोगे, भगोरिया त्योहार राज्य में लोकप्रिय त्योहार है, भगोरिया मतलब त्योहार किस जगह का है, भाई देख लो, त्योहार और नृत्य, हर एग्जाम में एक आदमी क्वेश्चन रहता है, तो त्योहार और नृत्य जो है ना, वो आप लोग रट्टा मार दो, कैसे करोगे मुझे पता नहीं, आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। असम का, महाराष्ट्र का, नागालैंड, मध्य प्रदेश का, तो ये भगोरिया त्योहार जो है ना मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो याद रखना, देख लो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीजें दी गई है, देख लो यहाँ पे। फिर अगला देखो, विटामिन B1 की अन्य नामों से मतलब विटामिन B1 का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, तो विटामिन B1 का जो नाम होता है रेडिथाराइबो थाइमीन, थाइमीन होता है
B1 का, और ए, ठीक है, ए का क्या होता है, विटामिन ए का रेडिटनॉल होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे, देखो B1 का थायमिन, विटामिन ए क्या क्या होता है, ये B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, फिर B3 का, इसका एक ट्रिक है, मेरे से क्लास में पूछना मैं बता दूंगा, ठीक है, याद हो जाएगा तुम लोगों को, पूरा याद हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी, मार्क्सवाद, शून्यवाद, दारवाद, राष्ट्रवाद, तो ये मार्क्सवाद से मिला था। बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी, तो ये मार्क्सवाद से मिला था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में, अब देखो ये बोल रहा है, एक आपका एक प्रोसेस होता है, एक मतलब एक क्रिया होता है, उस क्रिया को क्या कहता है कि मान लो कि सीधा कोई ठोस में है और ठोस से सीधा क्या हो जाए, गैस बन जाए। कोई भी चीज होता है ना, पहले ठोस में रहता है तो द्रव में बदलता है, द्रव के बाद क्या होता है, गैस में। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो पानी होगा, और जब उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, हवा भर के उड़ जाएगा। तो ठोस से द्रव में जाता है, द्रव से गैस जाता है। लेकिन ऐसी एक क्रिया है जो ठोस से सीधे कहाँ पे चल जाता है, गैस में चले जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन, निक्षेपण, पिंडन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, याद रखिएगा आप, ऊर्ध्वपातन देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान, गलन क्या है, निक्षेपण क्या है, पिंडन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ये सब यहाँ पे डेफिनेशन है, देख लेना। हाँ, ये तो क्वेश्चन मैं कुछ दिन पहले ही मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाया था 2025 के, और बढ़िया से पढ़ाया था। संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से जुड़ा है, हॉकी से, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ये फुटबॉल से जीता हुआ है। और ये भी बताया कि सबसे ज्यादा बार अभी तक ले संतोष ट्रॉफी जो जीता है वो बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल ने जीता है, और वो कितनी बार, 32 बार जीता है। याद है कि नहीं प्रदीप, प्रदीप, ए प्रदीप, याद है, बताया था, याद है कि नहीं, बताए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाते हैं, मतलब गर्भाशय से अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा, डिंबा वाहिनी नलिका के द्वारा, योनि के द्वारा, गर्भाशय के, ये डिंबा वाहिनी नलिका के द्वारा जाता है, ठीक है। जो ये देख लो यहाँ पे डिंबा वाहिनी, जो फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है, ये जो है, और ये जो है ना, ये डिंबा वाहिनी कहा जाता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नाइजीरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में। मतलब पूरा वर्ल्ड का जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है। तो याद रखिएगा, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का रोगवाहक है, एनोफिलीज मच्छर, नरक्यूलिक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। देखो, तो ये जो होता है मलेरिया जो ना, मादा एनोफिलीज मच्छर से। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इसमें 3 गो तो तुम ऐसे ही छांट सकते हो। देख लो यहाँ पे नर, नर मतलब क्या होता है, नर मतलब होता है मर्द जाति, ठीक है। यहाँ भी नर है, ये दोनों नर को छांट देना। नर मच्छर से कोई भी बीमारी नहीं होता है, ठीक है ना। नर से कोनो बीमारी नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पे, नर से कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। जब भी बीमारी होता है तो मादा से होता है, लड़कियों के चलते ही होता है। तो ये तो 2 गो ऑप्शन ऐसे ही छाट देना, ठीक है, हुआ ही नहीं। अब रह गया यहाँ में से 2 गो, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया का कारक है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ये रहा आप लोगों का आज 50 को रहने दो, फिर आगे हम कभी करवा देंगे, ठीक है।